जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान की जो बुक है खान सर की। तो साथियों, इसमें हम लोग देख रहे थे प्राचीन भारत। इसमें से हम लोग आज देखने वाले हैं वाकाटक राजवंश और पुष्यभूति राजवंश। साथियों, ये जो दो टॉपिक है इनको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। और साथियों, आज की जो क्लास है ये 13 नंबर की क्लास है। इसके पहले हमने आपको 12 क्लासें करा दिया है, जिसमें से हमने 20 टॉपिक पढ़ाए हुए हैं। अगर आप लोगों ने साथियों उनको नहीं देखा है तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से जा कर के उनको देख लीजिए। साथियों, ये जो बुक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। और साथियों, इस बुक को साथियों आप बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने साथियों इसमें बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाया हुआ है। तो साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, ये जो बुक है ये सभी एग्जामों के लिए रामबाण साबित होने वाली है। और साथियों, अक्सर जो है इससे जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए साथियों देखते हैं। साथियों, जो टॉपिक है इसका नाम है वाकाटक राजवंश। साथियों, जो वाकाटक राजवंश है ये 3री शताब्दी ईस्वी से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक दक्षिणापथ में शासन करने वाले समस्त राजवंशों में वाकाटक वंश सर्वाधिक सम्मानित तथा सुसंस्कृत था। वाकाटक जो है राजवंश के विष्णु वृद्धि गोत्र के ब्राह्मण थे। ठीक है साथियों, जो वाकाटक राजवंश है इसके जो विष्णु वृद्धि गोत्र के ब्राह्मण थे तथा उनका मूल निवास स्थान बरार यानी विदर्भ था। ठीक है, इस वंश के शासकों की राजनैतिक उपलब्धियों का वर्णन अजंता गुफा लेखों में किया गया है। तो साथियों, यहाँ से ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि जो वाकाटक राजवंश है इसकी जो उपलब्धियों का जो वर्णन है कहाँ से मिलता है, तो अजंता गुफा लेख से साथियों ये मिलता है। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी और उसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार यानी कि विदर्भ के स्थानीय शासक थे। ठीक है, तो यहाँ से साथियों आप लोग समझ गए होंगे कि जो वाकाटक राजवंश है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा 255 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और ये जो विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति था इसने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। वाकाटक वंश में प्रवरसेन प्रथम ही एकमात्र जो ऐसा शासक था जो है जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि वाकाटक वंश का कौन सा राजा इसने जो है सम्राट की उपाधि धारण की थी, तो उसका नाम है प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन साथियों विंध्य शक्ति के पुत्र थे। प्रवरसेन का जो प्रवीर के नाम से भी इनका उल्लेख मिलता है। तो साथियों, जो प्रवरसेन है ये किनके पुत्र थे, जो विंध्य शक्ति है इनके ये पुत्र थे। वाकाटक साम्राज्य की कुछ शाखाएं हैं साथियों, से यहाँ से उनको देख लेते हैं। प्रधान शाखा और बासीम शाखा, ये दो साथियों जो है इसकी शाखाएं हैं वाकाटक साम्राज्य की। साथियों, जो प्रधान शाखा है इसमें जो है इसके अंतर्गत रुद्रसेन प्रथम, जिनका शासन 335 से 360 ईस्वी तक चला। इसके बाद साथियों जो बासीम शाखा है इसका जो शासक था वो था सर्वसेन, ये 330 ईस्वी में शासन किया इसने। ठीक है, ये साथियों वाकाटक वंश की दो शाखाएं हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, प्रधान शाखा और बासीम शाखा। ठीक है, आगे देखते हैं। जो पुराणों से पता चलता है कि प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेघ यज्ञ, एक वाजपेय यज्ञ तथा भव्य वैदिक मंत्रों का अनुष्ठान करवाया था। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे और वे भगवान शिव व विष्णु के उपासक थे। रुद्रसेन प्रथम प्रधान शाखा को वाकाटक अभिलेखों में महाभैरव का उपासक बताया गया है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर याद रखिएगा जो रुद्रसेन प्रथम है ये किस शाखा से संबंधित थे, तो प्रधान शाखा से। तो साथियों इनको जो है वाकाटक अभिलेखों में महाभैरव का उपासक बताया गया है, किसको, रुद्रसेन प्रथम को। वाकाटक वंश में पृथ्वीसेन द्वितीय का काल शांति एवं समृद्धि का काल था और वाकाटक लेखों में उसे अत्यंत पवित्र तथा धर्म विजयी शासक कहा गया है, जो आचरण में युधिष्ठिर के समान था तथा वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक भी था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह जो है वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। तो किससे किया था, तो साथियों जो वाकाटक नरेश जो है
रुद्रसेन द्वितीय थे, इन्होंने जो इनसे जो है अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, प्रभावती का। ठीक है। वाकाटक राज्य गुप्त व शक राज्य के बीच में स्थित था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे ये गुप्त शासक थे, इन्होंने जो है राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए इस संबंध को स्थापित किए। ठीक है। तो यहाँ से साथियों आप लोग को समझ में आ गई होगी बात कि जो गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह, जो प्रभावती थी इनकी पुत्री, इनका विवाह जो है वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। ठीक है। तो ये बात आप लोग को यहाँ से समझ में आ गई होगी। ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके दोनों पुत्रों दिवाकर सेन तथा दामोदर सेन का संरक्षण और शासन दोनों प्रभावती गुप्त ने संभाला और यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल था। ठीक है। सेतुबंध नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना प्रवर सेन द्वितीय ने की थी। तो साथियों यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि जो सेतुबंध नामक जो प्राकृत काव्य ग्रंथ है, इसकी रचना किसने किया था? तो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा प्रवर सेन द्वितीय ने किया था। बालाघाट अभिलेख में प्रवर सेन द्वितीय को परम भागवत कहा गया है। कहाँ पर? साथियों जो बालाघाट का अभिलेख है इसमें प्रवर सेन द्वितीय को परम भागवत कहा गया है। हरिसेन वाकाटक वंश का अंतिम शासक था तथा वसीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। तो ये साथियों यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि वाकाटक वंश का अंतिम शासक कौन था, तब साथियों यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि वाकाटक वंश का अंतिम शासक था हरिसेन। अगर वहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था, साथियों जो वासीम था, ये जो है वाकाटक वंश का साथियों सबसे शक्तिशाली शासक था वासीम। ठीक है। संस्कृत की विदर्भ शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ था और इस वंश के शासक कला प्रेमी तथा विद्या और साहित्य के उदार संरक्षक थे। कुछ विद्वानों के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवर सेन द्वितीय की राजसभा में निवास करता है तथा वैदर्भी जो है शैली में अपना काव्य जो है मेघदूत लिखा। किसने लिखा? प्रवर सेन द्वितीय ने। ठीक है। तो ये भी आप लोग साथियों यहाँ से याद रखिएगा पॉइंट जो है ये। अब साथियों बात करते हैं अजंता के 16वां जो और 17वां गुहा विहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण जो है वाकाटक के शासन काल में ही हुआ था। तो ये पॉइंट साथियों आप लोग यहाँ से याद रखिएगा कि जो अजंता के जो 16वां तथा 17वां जो गुहा विहार है और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटक के शासन काल में हुआ था। ठीक है। तो साथियों यहाँ से आप लोगों ने देखा वाकाटक वंश के बारे में। साथियों अब देख लेते हैं 22वां टॉपिक है जिसका नाम है पुष्यभूति वंश या इसी को बोलते हैं वर्धन वंश। ठीक है। तो इसको आइए देखते हैं ये पुष्यभूति वंश क्या है। साथियों जो गुप्त वंश के पतन के पश्चात पुष्यभूति ने हरियाणा में अंबाला जिले के थानेश्वर में एक नवीन राजवंश की स्थापना की जिसे पुष्यभूति वंश कहा गया। तो साथियों ये जो हरियाणा का अंबाला जिला है इसके जो थानेश्वर में एक नवीन राजवंश की जो स्थापना हुई थी, इसी को जो है पुष्यभूति वंश के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। तो किसने इसकी स्थापना किया था? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, पुष्यभूति ने साथियों इसकी स्थापना किया था। ठीक है। इसके बाद साथियों देखते हैं आगे इसमें क्या दिया हुआ है। पुष्यभूति वंश जो है इसका जो शासक है प्रभाकर वर्धन था। कौन था? प्रभाकर वर्धन साथियों 580 ईस्वी से 605 ईस्वी तक साथियों ये शासन किया। इसके बाद साथियों इसमें जो 3 शासक और हुए, राजवर्धन 605 ईस्वी, हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी और राजश्री, ये साथियों इन्होंने शासन किया। साथियों जो राजश्री हैं ये कन्नौज शासक ग्रह वर्मा से इनका विवाह किया गया। ठीक। स्वतंत्रता का जन्मदाता था। ठीक है। और प्रथम प्रभावशाली शासक भी था। प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी थी यशोमती थी, जिससे 2 पुत्र हुए। आपने ऊपर देखा कि इसके 2 पुत्र हैं, कौन कौन से? राजवर्धन और हर्षवर्धन। और साथियों एक पुत्री हुई जिसका नाम था राजश्री। ठीक है। तो ये किसकी पुत्रियां थीं और किसके पुत्र थे? तो यशोमती के थे। ठीक है। और साथियों जो प्रभाकर वर्धन है इनकी पत्नी का नाम था यशोमती।
राजश्री का साथियों जो विवाह है मौखरी वंश के ग्रहवर्मा से हुआ। आपने यहाँ पर इसको देखा, ठीक है, ये जो इसमें डायग्राम है यहाँ पे आप लोगों ने इसको देखा कि जो राजश्री है इनका विवाह जो है मौखरी वंश के ग्रहवर्मा से जो है इनका विवाह हुआ था। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे हमने आपको बताया है। और साथियों जो प्रभाकर वर्धन है इनकी पत्नी, ये जो इनकी पत्नी है यशोमती, इनके जो पुत्र हैं इनका नाम है राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री इनकी पुत्री है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। प्रभाकर की बीमारी से आहत होकर के जो यशोमती ने आत्मदाह कर लिया। साथियों जो प्रभाकर है इसकी बीमारी से जो है आहत होकर के यानी परेशान होकर के जो यशोमती थी इनकी पत्नी, इसने क्या कर लिया, आत्मदाह कर लिया। और मालवा के शासक देव ने गौड़ यानी बंगाल शासक शशांक की सहायता से ग्रहवर्मा की हत्या कर दी, जिससे कि इनकी पुत्री का विवाह हुआ था। शशांक ने साथियों राजवर्धन की भी हत्या कर दी। शासक शशांक शैव धर्म का अनुयायी था और इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया और गंगा में फिकवा दिया। तो साथियों यहाँ से ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो बोधि वृक्ष था इसको किसने कटवाया था। तो आप लोग साथियों यहाँ पर याद रखिएगा कि बोधि वृक्ष को साथियों शशांक ने कटवाया था। ठीक है, किसने कटवाया था, शशांक ने। ठीक है, अब साथियों देखते हैं हर्षवर्धन 16 वर्ष की अवस्था में 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। कब बैठा साथियों, 16 वर्ष की अवस्था में 606 ईस्वी में ये राजगद्दी पर बैठा था। और हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया, क्योंकि हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। हर्ष ने साथियों संपूर्ण उत्तर भारत को विजित किया और हर्षवर्धन ने संभवतः शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। जब दक्षिण भारत अभियान किया और हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थी। साथियों ये पॉइंट आप लोग यहाँ से याद रखिएगा कि हर्ष के समय साथियों जो मथुरा था ये किस लिए प्रसिद्ध थी, तो सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए। और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने जो है पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें जो है हर्ष पराजित हुआ, मतलब जो हर्ष है वो हार गया। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध किससे साथ हुआ था, तो ये जो है हर्ष के साथ में हुआ था नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, जिसमें हर्ष जो है पराजित हो गया था। इसके बाद साथियों आगे देखते हैं। यह जानकारी रवि कीर्त के एहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। किसकी जानकारी, युद्ध की जानकारी। और हर्ष के शासन काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। ये आप लोग साथियों नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि हर्ष के समय में कौन चीनी यात्री जो है भारत आया था, तो आप लोग साथियों यहाँ से याद रखिएगा ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के दरबार में 643 ईस्वी व 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत आए थे और ह्वेनसांग भारत स्थल मार्ग से आया था और स्थल मार्ग से ही वापस गया था। चीनी यात्री साथियों ह्वेनसांग जो है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं प्राप्त करने भारत आया था। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि जो ह्वेनसांग था साथियों ये किस लिए भारत आया था, तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं प्राप्त करने के लिए दोस्तों ये जो है भारत आया था। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के उपासक थे, परंतु चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद साथियों हर्ष ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया तथा स्वयं पूर्ण बौद्ध बन गया। ठीक है, कौन, हर्ष। और साथियों अगर बात की जाए कि ह्वेनसांग ने साथियों यहाँ पर याद रखिएगा कि जो ह्वेनसांग था इसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय के में जो है अध्ययन व अध्यापन किया, मतलब पढ़ाई की और पढ़ाया भी। कहाँ पर, नालंदा विश्वविद्यालय में। तथा दक्षिण भारत की जो है यात्रा भी इसने की। तो ये पॉइंट साथियों याद कर लेना कि ह्वेनसांग जो था साथियों इसने जो है अपनी शिक्षा कहाँ पर, तो जो है ये ह्वेनसांग दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय में साथियों शिक्षा ग्रहण की और साथियों वहां पर अध्यापन भी किया, मतलब पढ़ाया भी। ठीक है, और दोस्तों इसने जो है दक्षिण भारत की यात्रा भी इसने की। आगे साथियों देखते हैं। वह जो है पुलकेशिन द्वितीय नरसिम्ह वर्मन प्रथम का उल्लेख भी करता है। कौन, हर्ष ह्वेनसांग। ठीक है दोस्तों, जो चीनी यात्री ह्वेनसांग है इसने भीनमाला की यात्रा की और इसे 2 बार लूटा गया, परंतु फिर भी वह हर्ष के शासन की प्रशंसा करता है।
ह्वेनसांग को शाक्य मुनि यात्रियों का राजकुमार तथा नीति का पंडित कहा जाता है। दोस्तों यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि नीति का पंडित किसे कहा जाता है। तो साथियों यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, ह्वेनसांग को दोस्तों, जो ह्वेनसांग है इसको नीति का पंडित भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग की यात्रा का वृतांत दोस्तों सियूकी कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? जो चीनी यात्री ह्वेनसांग है इसकी यात्रा का जो वृतांत है सियूकी कहलाता है। व्हीली ने दोस्तों ह्वेनसांग की जीवनी लिखी थी। किसने लिखी? व्हीली ने। हर्षवर्धन भी एक विद्वान था और उसने नागानंद, रत्नावली व प्रियदर्शिका नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना की। दोस्तों बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो बाणभट्ट हैं वो किसके दरबारी कवि थे, तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि बाणभट्ट दोस्तों हर्ष के दरबारी कवि थे और उन्होंने जो है हर्षचरित व कादंबरी की रचना की थी। किसकी रचना की? हर्षचरित व कादंबरी की साथियों इसने रचना की। और दोस्तों अब याद रखिएगा, बाणभट्ट के गुरु की बात की जाए तो भर्तु यानी भस्तु साथियों ये जो है बाणभट्ट के गुरु थे। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग यहां से याद रखिएगा। तो दोस्तों करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नीति का पंडित किसे कहा गया, तो ह्वेनसांग को साथियों नीति का पंडित कहा जाता है। जो चीनी यात्री ह्वेनसांग था इसने जो है यात्रा जो वृतांत था ये सियूकी कहलाता है। व्हीली ने साथियों ह्वेनसांग की जीवनी लिखी। साथियों ऐसे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। हर्षवर्धन प्रति 5 वर्ष बाद प्रयाग में महामोक्ष परिषद आयोजन करता था तथा छठी महामोक्ष परिषद में ह्वेनसांग ने हिस्सा भी लिया। ठीक है, तो ये आप लोग दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि ह्वेनसांग ने साथियों हिस्सा किसमें लिया, तो जो छठी महामोक्ष परिषद थी इसमें दोस्तों ह्वेनसांग ने हिस्सा भी लिया। हर्षवर्धन ने कन्नौज में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन करवाया और जिसका अध्यक्ष दोस्तों ह्वेनसांग को बनाया गया और इसलिए हर्ष को ब्राह्मणों के विरोध का सामना करना पड़ा था। हर्ष के युद्ध में शांति का मंत्री अवंती था। कौन था दोस्तों? हर्ष के युद्ध में जो शांति का मंत्री था, हर्ष के युद्ध एवं शांति का मंत्री कौन था? अवंती था। हर्ष का महासेनापति सिंहनाद था और हर्ष के समय भूमिकर कृषि उत्पादन का 6ठा भाग वसूला जाता था। तो साथियों यहाँ से ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि हर्ष का जो है महासेनापति कौन था? वो था सिंहनाद। ठीक है, 691 ईस्वी में हर्षवर्धन ने मगध राज की उपाधि धारण की थी। तो ये भी आप लोग यहाँ से याद रखिएगा कि दोस्तों जो हर्षवर्धन था इसने जो है मगध राज की उपाधि कब धारण की थी? तो 691 ईस्वी में। हर्षकालीन ताम्रपत्रों में केवल 3 करों का उल्लेख मिलता है। पहला है भाग, भूमिका, बलि और हिरण्य। ठीक है, तो साथियों जो हर्षकालीन ताम्रपत्रों में केवल 3 करों का ही उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। आगे दोस्तों देखते हैं। हर में साधन के रूप में तुला यंत्र यानी जल यंत्र का वर्णन है और सेना का सर्वोच्च अध्यक्ष की बात की जाए तो महाबलाधिकृत दोस्तों ये जो है जो सर्वोच्च अध्यक्ष था सेना का। ठीक है, कौन? महाबलाधिकृत। हर्ष के समय महत्वपूर्ण अधिकारी देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो उपरिक है, उपरिक दोस्तों ये भुक्ति का प्रशासक होता था। अमात्य दोस्तों ये मंत्री परिषद का मंत्री होता था। सिंहनाद दोस्तों ये मुख्य सेनापति था। बलाधिकृत दोस्तों ये पैदल सेना का अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, आगे देखते हैं। स्कंदगुप्त जो है दोस्तों ये राज्य सेना का मुख्य अधिकारी हुआ करता था और जो कुंतल है ये कुंतल अश्व सेना का प्रधान अधिकारी होता था। अवंती दोस्तों ये शांति एवं युद्ध का मंत्री होता था और जो दंड पासिक था ये पुलिस अधिकारी था। ठीक है, और दोस्तों ये जो बृहदेश्वर था ये अश्व सेना का मुख्य अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, तो साथियों यहाँ से आप लोगों ने देखा वाकाटक वंश और पुष्यभूति वंश, जिसको दोस्तों वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों आशा करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। साथियों अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए
और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है साथियों, अगर आप लोग ऐसी क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप लोग साथियों चैनल को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।